अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो डीसी मोटर्स के रिलेटेड है। इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर्स का ट्रांसफार्मर्स के तमाम टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। थ्री फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने ओपन डेल्टा कनेक्शन वो भी कर लिया था। तो आपको ट्रांसफार्मर डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, तो आई होप कि उस पर भी आप काफ़ी काम कर चुके होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो डीसी मोटर्स के रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन वाइज तो आपने थ्योरी में पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको थोड़ी सी एक रिवीजन के तौर पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आगे अपने लैब के रिलेटेड जो हमारा काम है हम उस पर चले जाएंगे। सबसे पहले तो बेसिक्स जो है, मोटर्स की दो टाइप्स हैं, डीसी मोटर्स, एसी मोटर्स। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। फिर डीसी मोटर्स में ब्रशलेस और ब्रश डीसी मोटर्स, और एसी मोटर्स में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इनके अपने अपने फ़ायदे हैं। डीसी मोटर्स की मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, एज इंस्टॉलेशन, स्पीड कंट्रोल इसमें ईजी होती है, स्टार्टिंग स्टॉपिंग इसका रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, और स्पीड वर्सेस टॉर्क के जो हमारे पास कर्व होती है वो लीनियर होती है। हम आगे जाके हर मोटर की अलग अलग कर्व देखेंगे। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एसी मोटर्स हैं उनमें जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि इनका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, एक्सेलरेशन को हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह स्पीड और टॉर्क को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन एसी मोटर में ये चीज़ें कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले बात की जाए ब्रश डीसी मोटर्स की, तो ब्रश में आपको मालूम है कि कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं, कम्यूटेटर रिंग्स यूज होते हैं। डीसी मोटर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक रोटर के ऊपर होती है, एक स्टेटर के ऊपर होती है। रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर कहते हैं, और जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो अब ब्रश्ड डीसी मोटर्स की बेसिक फोर टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो उसमें सीरीज डीसी सीरीज मोटर है। दूसरी टाइप डीसी शंट मोटर है। फिर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर आ जाती है। फिर उसके बाद चौथी जो टाइप है वो कंपाउंड डीसी मोटर्स आ जाती हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो डीसी मोटर की टाइप्स होती हैं उसमें आपके पास परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर भी आ जाती है, ब्रशलेस डीसी मोटर्स भी आ जाती हैं। फिर कंपाउंड डीसी मोटर्स के अंदर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। फिर उसके अंदर मजीद शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर्स की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले सीरीज मोटर की बात करें तो इसमें आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है सीरीज मोटर में, बेसिकली आपकी जो शंट, जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है और जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगी। इन दोनों की पावर सप्लाई जो हम कनेक्ट करते हैं वो कॉमन होती है, और दोनों वाइंडिंग्स आपस में सीरीज में होंगी। तो इस मोटर का फायदा यह है कि इसमें आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इनिशियल टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत हाई मिलता है। इसमें स्पीड कंट्रोल अगर आपने करनी है तो हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। और इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसको विदाउट लोड या लाइट लोड में आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। आपने जब भी सीरीज मोटर को ऑपरेट करना है तो इसके साथ 10 to 15% इसका रेटेड लोड कनेक्टेड होना चाहिए। इसके आगे जाकर हम जब इसकी ग्राफ भी देखेंगे स्पीड वर्सेस टॉर्क की, तो उसमें अगर लोड इसका कनेक्टेड जीरो हो, मीन्स कि आउटपुट पे मैकेनिकल जो आपने शाफ्ट पे जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है वो जीरो है, टॉर्क इंड्यूस्ड जीरो हो रहा है, तो स्पीड इसकी इन्फिनिटी जा रही होती है। प्रैक्टिकली तो इन्फिनिटी नहीं होती। इन्फिनिटी से मुराद ये है कि जो उसकी आरपीएम्स होंगे वो उसके रेटेड आरपीएम से बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अंदर स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर होती है। स्पीड रेगुलेशन क्या होती है, जैसे हमने ट्रांसफार्मर्स में देखा था वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड और फुल लोड में डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसका फुल। ये जो जिससे हम स्लिप तो नहीं, जिससे हम वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर्स में निकालते थे, इससे हम स्पीड रेगुलेशन मोटर्स में निकालते हैं। इसका भी हम आगे जाकर देखेंगे। मीन्स कि जैसे ही हम इसके ऊपर नो लोड पर अगर हम लेट सपोज मिनिमम लोड पर अगर हम इसकी स्पीड मेजर करें, और उसके बाद मैक्सिमम जो इसके रेटेड कैपेसिटी है उस पर अगर हम जाकर स्पीड मेजर करें, तो दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगी। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो चूंकि आर्मेचर के सीरीज में होती है, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। तो अगर रेजिस्टेंस स्मॉल है तो वायर हमें थिक यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है।
इस मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि विद वेरिंग लोड, क्योंकि जैसे जैसे लोड चेंज होता रहेगा स्पीड इसकी वेरी करती रहेगी, क्योंकि अभी उधर देखा था इसकी स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर है। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसमें आपको टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व दिखाई हुई है। अगर टॉर्क मिनिमम रखें तो स्पीड का ग्राफ आपको दिखाएगा कि ये मैक्सिमम या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये रेटेड जो नॉमिनल स्पीड है मोटर की उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। अच्छा, जो दूसरी टाइप है वो आपके पास शंट मोटर है। शंट मोटर में क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो इन पैरेलल कनेक्टेड होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के। तो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बतन सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग के, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे। और जो शंट वाइंडिंग है, जो शंट मोटर है, ये आपको इट डिलीवर्स इंक्रीज्ड टॉर्क विदाउट रिडक्शन इन स्पीड बाय इंक्रीजिंग मोटर करंट। मींस कि जब आप इसके साथ लोड कनेक्ट करेंगे तो इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं आएगा, जिस तरह का आपका सीरीज मोटर में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ जाता था। तो जैसे जैसे आप टॉर्क बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप लोड इसके ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसकी स्पीड ड्रॉप नहीं होगी बल्कि मोटर का जो इनपुट करंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये मीन्स कि आपकी पावर सप्लाई मोर पावर डिलीवर कर रही होगी मोटर को। मीडियम लेवल ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड। मीडियम लेवल से क्या मुराद है कि इसका जो टॉर्क आउटपुट कैपेसिटी है वो सीरीज मोटर से कम होती है, और दूसरी जो कंपाउंड मोटर है उससे ज़्यादा होता है। इसके यूजेजेस क्या है? यूज्ड इन वैक्यूम्स, कन्वेयर्स, ग्राइंडर्स। स्पीड रेगुलेशन इसकी अच्छी होती है, आप इसके साथ लोड लगाएंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगी। ये इसका ग्राफ है स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो जैसे जैसे आप टॉर्क बढ़ा रहे हैं तो स्पीड इसकी बहुत कम ड्रॉप कर रही है। फिर जो थर्ड टाइप है वो आपके पास कंपाउंड डीसी मोटर्स है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ देख लें, जो आपके पास शंट मोटर है, शंट मोटर की भी इनपुट पावर सोर्स एक ही होगा। शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में फ़र्क सिर्फ यही है कि इसमें आपके पास इनपुट सप्लाई सिंगल है, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में आपके पास इनपुट पावर सप्लाई मल्टीपल यूज हो रही होती है। थर्ड मोटर आपके पास कौन सी? कंपाउंड डीसी मोटर। इसमें भी दो टाइप आ जाती है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। यहाँ पे फिलहाल हम कम्युलेटिव डिस्कस करेंगे। तो सीरीज एंड शंट वाइंडिंग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में इस तरह से ऐड की जाती हैं कि उनकी पोलैरिटीज ऐड अप हो जाएं, यानी कि उनका जो फील्ड्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो एक दूसरे को ऐड अप करे, तो उसको हम कम्युलेटिव कंपाउंड कहते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है, इसका स्मूथ ऑपरेशन होता है। अगर इसके ऊपर लोड वेरी भी करेंगे तो इसकी आउटपुट स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जिस तरह कि हमारा शंट मोटर में था कि उसकी आउटपुट स्पीड कांस्टेंट रही थी, वोल्टेज सॉरी स्पीड रेगुलेशन उसकी अच्छी थी। इसकी भी स्पीड रेगुलेशन अच्छी है बनस्बतन सीरीज मोटर के। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में यूज़ करते हैं। कंप्रेसर्स, एलिवेटर्स, कन्वेयर बेल्ट्स यहाँ पर यूज़ की जाती है। अच्छा, अब इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक इसको हम कहते हैं शॉर्ट शंट, और दूसरा हम कहते हैं इसको लॉन्ग शंट। ये दोनों चीज़ें पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। शॉर्ट शंट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट शंट कैसे होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है ये कनेक्ट की जाती है इन पैरेलल विद आर्मेचर, और फिर ये जो आपका सेटअप बनता है इसके सीरीज में आप अपनी सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ शॉर्ट शंट। तो ये शंट वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसके बाद इन दोनों के सीरीज में आपने सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट की है। इसको शॉर्ट शंट कहते हैं। जो दूसरा मेथड है उसको लॉन्ग शंट कहते हैं। इसमें पहले आप आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और इस सेटअप को पूरे को आप अपनी शंट वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इनपुट पावर सप्लाई दोनों में एक ही है। ये दोनों में फर्क है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में और शंट डीसी मोटर में फर्क सिर्फ इतना था होगा कि उसमें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आप अलग से पावर अप कर रहे होंगे, और आर्मेचर वाइंडिंग को अलग से पावर दे रहे होंगे। और जबकि जो शंट डीसी मोटर है उसमें आप शंट वाइंडिंग और यानी कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को पैरेलल कनेक्ट करके एक ही पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा,
एक और जो टाइप है जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है, इसके आपके स्टेटर में तो आपके पास वाइंडिंग नहीं होती, इसमें आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं स्टेटर में, और रोटर में आपके पास वाइंडिंग होगी जिसका हम आर्मेचर भी कहते हैं, और उस आर्मेचर के साथ आपका कम्यूटेटर लगा होगा, कम्यूटेटर के साथ ब्रशेस लगे होंगे। आप जो पावर डिलीवर कर रहे हैं वो ब्रशेस के थ्रू आर्मेचर को पावर डिलीवर कर रहे हैं। और इसमें आपके पास स्पीड कंट्रोल भी प्रिसाइज होता है, और ये स्मॉल सिस्टम्स में यूज़ की जाती हैं, रोबोटिक्स सर्वो सिस्टम वगैरह में यूज़ की जाती हैं। ये नॉर्मल जो खिलौने वगैरह में भी आपको डीसी मोटर्स मिलती हैं, वो वाली होती हैं। फिर आगे आपके पास आती हैं ब्रशलेस डीसी मोटर्स। ब्रशलेस डीसी मोटर्स में क्या होता है कि आपके पास कार्बन ब्रशेस नहीं होते। अभी तक जितनी भी हमने ऊपर मोटर्स पढ़ी हैं, इसमें जो रोटेटिंग पार्ट है वो सेंटर में होता है, और आउटर बॉडी शेल जो होती है वो फिक्स होती है। तो अगर सेंटर में रोटेटिंग पार्ट है और आपने उसको पावर अप भी करना है उस वाइंडिंग को, तो आपको कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर्स यूज करने पड़ते हैं, और फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो ब्रशलेस डीसी मोटर्स में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको आप फिक्स कर देते हैं, और आउटर बॉडी शेल उसको रोटेट करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आउटर बॉडी शेल में आपके पास, इसमें आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स लगे होंगे, और वो रोटेट भी कर सकते हैं। और जो इनर बॉडी होगी जिसको पहले दूसरी मोटर्स के दूसरी मोटर्स में हम उसको रोटर कहते थे, तो इस केस में आपका रोटर फिक्स होगा, रोटर के ऊपर वाइंडिंग होगी, और आप उसको फिक्स वायर्स के थ्रू सप्लाई दे रहे होंगे, और जो आउटर बॉडी है वो रोटेट करेगा, और उसमें परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। इसकी भी आगे मजीद डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें जहाँ वाइंडिंग्स हैं वो 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं, जिस तरह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी देखेंगे। तो इसमें भी बेसिकली ये है 3 फेज मोटर ही, लेकिन इसकी इनपुट सप्लाई डीसी है, तो इसलिए हम इसको ब्रशलेस डीसी मोटर कहते हैं। डीसी इनपुट लेकर आगे इसके ईएससी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल यूनिट एक लगाया जाता है। वो ईएससी क्या करता है कि उन 3 फेज वाइंडिंग्स को बारी बारी सप्लाई देता है, और फिर मोटर में रोटेशन पैदा होती है। ये इन मोटर्स का फायदा क्या है कि इनकी लाइफ लॉन्ग होती है, इनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, और ये बहुत हाई स्पीड पर चलती हैं। जैसे कि आपने ड्रोन्स में अगर देखी हो तो वहाँ पे ब्रशलेस डीसी मोटर यूज किए जाते हैं, जिसको बीएलडीसी भी कहते हैं। एफिशिएंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट, इनिशियली तो ये महंगी है, लेकिन एक दफ़ा आप लगा दें तो फिर इनकी मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़ती। और कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोलर, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर इनके साथ लगाए जाते हैं, वो उनकी अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स होती हैं, इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, और इनके साथ जो कंट्रोलर्स आते हैं वो अगर आप बाय करेंगे तो वो आपको कॉस्ट में आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। अगर आप खुद बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको स्पीड कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं, और ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, फैंस, पंप्स, कंप्रेसर्स, और जिस तरह आपने ड्रोन्स वगैरह में भी देखे होंगे ये यूज़ की जाती हैं। अच्छा, डीसी मोटर्स की जब भी बात आएगी तो एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि डीसी मोटर में जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। आपके पास दो फ्लक्स मौजूद होते हैं। एक फ्लक्स आपके रोटर में मौजूद होगा, एक फ्लक्स आपके स्टेटर में मौजूद होगा, चाहे वो कोई सी भी डीसी मोटर की कोई सी भी टाइप हो। उन दोनों फ्लक्सेस में उन दोनों फ्लक्स की वजह से दोनों वाइंडिंग्स में रिपल्शन पैदा होगी, और रिपल्शन की वजह से जो रोटर होगा वो रोटेट करने लग जाएगा। ये डीसी मोटर का वर्किंग का फिनोमेना है। इसके अपोजिंग जो एसी मोटर्स होती हैं, एसी मोटर में रोटेशन ड्यू टू अट्रैक्शन पैदा होती है बिटवीन स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। तो इन दो चीज़ों में फर्क आपको क्लियर तरीके से याद होना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं इनके ग्राफ्स की तरफ और इनकी इक्वेशंस की तरफ। तो मैंने आपको बताया था स्पीड रेगुलेशन क्या होती है। स्पीड रेगुलेशन नो लोड पर स्पीड माइनस स्पीड एट फुल लोड डिवाइडेड बाय स्पीड एट फुल लोड। ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, तो इसको हम स्पीड रेगुलेशन कहते हैं। जिस तरह आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन थी, तो आपने थ्योरी में ये फार्मूले पढ़े होंगे, ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा। के फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा और स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ए आपकी बैक ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, के आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये मोटर डिजाइनिंग के टाइम पे फिक्स किया जाता है। अगर हम के और फाई को कांस्टेंट कर दें तो आपके पास ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इस टॉर्क इंड्यूस की भी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, के फाई इंटू आई ए। आई ए आपका आर्मेचर का करंट है,
इस अगर इसमें आप के और फाई को अगेन कांस्टेंट करें तो टॉर्क इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्पीड स्पीड वर्सेस सॉरी वोल्ट ई ए वर्सेस ओमेगा मीन्स के आर्मेचर वोल्टेज वर्सेस स्पीड, तो आपको हमेशा ये लीनियर रिलेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप गौर करें ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है अगर के फाई को आप कांस्टेंट लेट सपोज के वन एक कांस्टेंट लिख देते हैं तो ई ए इज इक्वल टू के वन ओमेगा। ये ऐसे ही है वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जैसे आपके पास इक्वेशन होती है। तो ओमेगा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा तो आपके पास ई ए राइज करेगी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है। सिमिलरली आपके पास टॉर्क की भी यही सिचुएशन है, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टॉर्क इंड्यूस बढ़ता जाएगा। इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशन है। अब कोर सैचुरेशन की बात करें तो कोर सैचुरेशन क्या थी, जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर सैचुरेशन थी, इससे हमारे पास मोटर्स में भी कोर सैचुरेशन होती है। जो हमने लीनियर रिलेशन अभी देखे हैं करंट का और वोल्टेज का, लीनियर रिलेशन वहां तक फॉलो लीनियरली ही रहेगा जहां तक आपकी कोर सैचुरेट नहीं करेगी। जैसे कोर सैचुरेट करती जाएगी तो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज आपकी आ रही है वो बढ़ना कम हो जाएगी, वो एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू पर आ जाएगी, क्योंकि जो कोर है वो उससे ज्यादा फ्लक्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो आपके जो ये ई ए जो जिसको हम आर्मेचर वोल्टेज है इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, तो ये बैक ईएमएफ इंड्यूस होना रुक जाएगी, इससे ज्यादा फिर ये इंड्यूस नहीं होगी चाहे जितना मर्जी आप करंट इनपुट करंट बढ़ा लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंट ग्राफ्स हैं और फिर कंपैरिजन है हर मोटर का। जो हमारे पास सबसे पहले आपके पास है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। मैंने आपको कहा था कि इसमें इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग का करंट फ्लो कर रहा है और ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग का करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों को आपने अलग अलग पावर सप्लाई देनी होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। एक्साइटेड का वर्ड यूज किया जाता है आपकी फील्ड वाइंडिंग के लिए, तो फील्ड वाइंडिंग को आप अलग से एक्साइट कर रहे हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को आप अलग से सप्लाई दे रहे हैं। आर ए जो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आर ए आपकी आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और ई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ए आपकी आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहे आपकी जो पावर सप्लाई है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव यहाँ पर है। इसी तरह जो बैक ईएमएफ है इसका भी पॉजिटिव टॉप पर है और नेगेटिव बैक पर है, तो क्योंकि बैक ईएमएफ इनपुट सप्लाई को अपोज कर रहा है। तो फील्ड वाइंडिंग में भी एक आर एफ आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। आर एफ किस लिए है, जो फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर रहा है, और एल एफ है उसकी इंडक्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और आर एडजस्टमेंट किस लिए है, ये वेरिएबल रियोस्टेट लगाया जाता है फील्ड वाइंडिंग की करंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम फ्लक्स को कंट्रोल करें। इसका इफेक्ट तो अगेन स्पीड पर आएगा, हम आगे जाकर देखेंगे। तो अगर हम इस डायग्राम को फॉलो करें और इक्वेशंस लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले फील्ड करंट की इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ, फील्ड करंट इज इक्वल टू ohms लॉ वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं तो वो एडिशन होगी। और इसी तरह टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज किसकी इक्वल है, बैक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए, ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आ गया। वी टी टर्मिनल वोल्टेज, वी टी जो आपकी इनपुट सप्लाई वोल्टेज है उसकी बात हो रही है। अच्छा, ये चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी। अब सेपरेट ये चीज हम पहले देख चुके हैं, स्पीड वर्सेस वोल्टेज ये आपके पास लीनियर रिलेशन है, इतना टॉर्क वर्सेस करंट भी आपका लीनियर रिलेशन है। तो अगर हम स्पीड वर्सेस टॉर्क की बात करें तो स्पीड वर्सेस टॉर्क में भी आपका जो रिलेशन है वो ये थोड़ा सा इसमें डिक्रीज आपको नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आउटपुट टॉर्क बढ़ाएंगे या लोड कनेक्टेड जो आपकी शाफ्ट के साथ है उसको इंक्रीज करेंगे तो आपका इनपुट करंट भी बढ़ेगा। ऊपर हमने बात ये की थी कि इनपुट करंट और आई ए जिसको हम कह रहे हैं आर्मेचर करंट और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चाहे टॉर्क इंक्रीज करें या चाहे इनपुट करंट इंक्रीज करें, बात एक ही है, जिस मर्जी तरीके से आप इसको रेफर करें। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आपकी स्पीड ड्रॉप करेगी। इसके पीछे रीजन क्या है, ये इक्वेशन अभी हमने ऊपर देखी है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ।
तो अगर हम आई ए को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंस हो रहा है वी टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए, तो ये डिफरेंस आपको स्मॉल वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ई ए ड्रॉप करेगा। और ये रिलेशन अभी ये भी हमने ऊपर देखा है स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर वोल्टेज। अगर ई ए ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्पीड भी ड्रॉप करेगी। तो जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड आपकी लीनियरली डिक्रीज करती जाएगी। कितनी डिक्रीज करेगी वो डिपेंड करेगा कि आपके आर्मेचर की रेजिस्टेंस क्या है। इनके प्रोडक्ट के रेशो से मींस के जो या जितना यहाँ पे डिक्रीज ई ए में आएगा उतना ही डिक्रीज आपका स्पीड में भी आएगा। अब ये जो हम लैब में भी यही एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो इसके लिए हम वोल्टेज को फिक्स कर देते हैं आर्मेचर के लिए भी और फील्ड मारने के लिए भी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ चेंज कर रहे होते हैं हम लोड को चेंज कर रहे होते हैं। अब लोड को कैसे चेंज करते हैं, आगे मैकेनिकल लोड कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम आगे डिवाइस यूज करते हैं, उसको डायनामोमीटर कहते हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बस इतना माइंड में रख लेंगे, जो आपकी वोल्टेज है वो फिक्स है, आर्मेचर वोल्टेज भी और फील्ड वाइंडिंग को भी जो आपने सोर्स कनेक्ट किया हुआ उसकी वोल्टेज भी फिक्स है। तो दोनों की वोल्टेजेस फिक्स है। इसका मतलब है कि इनिशियली आपका फ्लक्स भी फिक्स है, तो जैसे जैसे आप फिर लोड इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज करने से बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा और बैक ईएमएफ डिक्रीज होने की वजह से आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट मोटर है वो आपके पास डीसी सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर मैंने आपको बताया था कि आपकी आर्मेचर और आपकी फील्ड वाइंडिंग ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगी। तो आप आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग इसको हम सीरीज वाइंडिंग के साथ यहाँ रेफर कर रहे हैं। तो जो सीरीज वाइंडिंग है इसके अंदर इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस आर एस और एल एस एक इंडक्टेंस मौजूद है, और इसी तरह जो आर्मेचर है उसमें एक बैक ईएमएफ और एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर ए मौजूद है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इनपुट वोल्टेज सोर्स एक ही है, तो इनपुट करंट और जो है वही आपका सीरीज करंट भी है, वही आपका आर्मेचर करंट भी है। टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन अगेन ई ए प्लस डीसी, ऊपर जो हमने अभी देखा था सेपरेटली एक्साइटेड केस में आई ए आर ए था, लेकिन यहाँ पे अब आर एस भी अब सीरीज में ऐड हो गया, तो अब इसकी इक्वेशन में प्लस ए आई आर एस इंक्लूड हो गया। अब यही वजह है कि सीरीज मोटर में लोड चेंज करने की वजह से आपका स्पीड बहुत जल्दी ड्रॉप करती है, स्पीड रेगुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, ये वो इस आर एस की वजह से है। इसको अगर हम देखें तो ये ग्राफ मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि स्पीड आपकी बहुत जल्दी ड्रॉप करती है जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज करता है। इसकी रीज़न क्या है कि अगर आप जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे या जैसे जैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा या फिर आसान लफ्जों में जैसे जैसे आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट अब आपको एक बड़ी वैल्यू देगा। पहले सिर्फ और सिर्फ आर आर ए मौजूद था, सॉरी यहाँ पे मैंने आर एस लिखा हुआ, यहाँ पे आपका आर ए है। पहले सिर्फ और सिर्फ आर ए मौजूद था, अब आपके पास आर ए प्लस आर एस मौजूद है। तो ये प्रोडक्ट आपको बड़ी वैल्यू देगा। तो टर्मिनल वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट होने के बाद ई ए के अंदर एक स्मॉल वैल्यू आएगी। जब ये स्मॉल वैल्यू यहाँ पर आएगी तो ओमेगा जो स्पीड है आपकी वो भी एक स्मॉल वैल्यू आएगी। तो मीन्स के अगर आप इसमें इंक्रीज आई ए में थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो स्पीड में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आएगा। इसीलिए इसकी स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, इसकी स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर है। शंट मोटर में अगेन आपके पास जो आर्मेचर है, ये चीज़ पूरी आपकी आर्मेचर है, इसमें ई ए आपकी बैक ईएमएफ और आर ए आपका आर्मेचर की रेजिस्टेंस, ये पैरेलल कनेक्ट की जाती है आपकी फील्ड वाइंडिंग के। अब फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हमने एक रियोस्टेट भी कनेक्ट किया हुआ है अगेन फील्ड करंट को कंट्रोल करने के लिए, और आर एफ आपका फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, एल एफ आपकी फील्ड वाइंडिंग की इंडक्टेंस है। वोल्टेज सोर्स इसके इनपुट पर एक ही है। तो फील्ड करंट अगर आपने निकालना है तो वी टर्मिनल डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एडजस्टमेंट, ये आपके पास फील्ड करंट का फार्मूला। टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला अगर आप यहाँ देखें, ये वही फार्मूला है जो हमने ऊपर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए भी देखा था। तो ई ए प्लस आई ए आर ए, ये दोनों वोल्टेजेस एड अप होकर आपको टर्मिनल वोल्टेज देंगे। और इनपुट करंट के फार्मूला अगर आप देखेंगे तो ये दोनों करंट्स का समेशन है, आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट। अच्छा, अब इसमें करंट वर्सेस स्पीड या टॉर्क वर्सेस स्पीड का क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पीड रेगुलेशन इसमें काफ़ी अच्छी है।
तो वो इसमें अच्छी क्यों है स्पीड रेगुलेशन? इसमें अगर आप देखें तो आई ए के साथ प्रोडक्ट में क्या चीज़ आ रही है, आर ए। अगर हम आई ए को इंक्रीज करते हैं तो जैसे हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में देखा था, आई ए और आर ए का प्रोडक्ट क्या है, ये एक छोटी वैल्यू देगा कॉरस्पॉन्डिंग टू सीरीज मोटर। तो उसमें आपके पास आर ए के साथ प्लस आर एस भी आ रहा था। तो अगर आपका ये वाला प्रोडक्ट एक बड़ी वैल्यू दे रहा है तो ई ए आपके पास स्मॉल वैल्यू आएगी। अगेन ई ए अगर स्मॉल वैल्यू आ रही है तो ओमेगा आपके पास लेस आएगा। ठीक है, ओमेगा आपके पास लेस वैल्यू देगा। ओमेगा मीन्स की स्पीड आपकी कम हो जाएगी। अगेन ये जो आपने इनपुट की इक्वेशन लिखी है, इसमें आई एल जो है वो इनपुट करंट है। तो इनपुट करंट किसकी इक्वल है, आई ए प्लस आई एफ। अगर मेरा आई ए बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आई ए बढ़ने की वजह से मेरा आई एल जो इनपुट करंट है वो भी बढ़ रहा है। आई एफ को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि इसके सीरीज में हमने एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। तो आई ए बढ़ने की वजह से आई एल बढ़ेगा, या इन अदर वर्ड्स इनपुट करंट मेरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनपुट करंट जो मोटर की तरफ फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसका कुछ फिक्स पार्ट फील्ड वाइंडिंग को जा रहा है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एडिशनल पार्ट है, वो आपका आर्मेचर करंट की सूरत में आर्मेचर की तरफ जा रहा है। तो ये जो इंक्रीज करंट है ये आपको कंपनसेट कर देता है आपकी स्पीड के ड्रॉप को। तो आप इस वाली मोटर में आपका जो स्पीड है वो बहुत कम ड्रॉप होती है बनस्पतन सीरीज मोटर के। सीरीज मोटर में तो आपके पास ग्राफ में यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो आपको कंपेरिजन में नजर आ जाएगा। सीरीज मोटर की स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर है, तो उसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। और जो शंट में है तो उसका ग्राफ आपको काफी इससे ऊपर नजर आएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज एट फुल सॉरी स्पीड एट फुल लोड वो भी इनिशियल वोल्टेज के काफी करीब होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आती है कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड में भी हम कम्युलेटिव कंपाउंड का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दो टाइप्स थे, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो पहले शॉर्ट शंट की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड वाइंडिंग है ये पैरेलल में कनेक्टेड होगी आपके आर्मेचर वाइंडिंग के, और इस सेटअप को फिर आप कनेक्ट करते हैं सीरीज वाइंडिंग के साथ। तो अगेन इसमें इनपुट वोल्टेज सोर्स तो एक ही है आपका। तो इनपुट करंट जो है वो आपका दो में डिवाइड हो रहा है, आर्मेचर और फील्ड करंट में। और फील्ड करंट आप कैसे निकाल सकते हैं, अगेन टर्मिनल वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। ये तो बहुत सिंपल सा है। और टर्मिनल वोल्टेज अगर आप इक्वेशन लिखें तो इसमें तीन टर्म्स आपके पास आ रही हैं। आर्मेचर वोल्टेज आई ए आर ए जो इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप है, प्लस आई एल इंटू आर एस। आर एस आपकी सीरीज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और आई एल आपका जो इनपुट टोटल करंट है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। और अगर हम लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट में आपके पास जो आर्मेचर है ये सारा यहाँ तक आपका ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चीज़ आपकी सीरीज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाकी ये जो वर्टिकल में चीज़ लगी हुई है ये आपकी शंट वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग को पहले सीरीज में कनेक्ट किया और फिर इस सेटअप को आपने पैरेलल में शंट वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अगेन इसमें इनपुट करंट तो वही है, इसकी इक्वेशन तो सेम है, आई एफ प्लस आई ए। आई एफ की इक्वेशन भी सेम है क्योंकि ये उसी तरह ये पैरेलल में ही कनेक्टेड है सप्लाई के। वी टर्मिनल की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ई ए प्लस आई ए इंटू दोनों आर्स की समेशन आर ए प्लस आर एस। आर ए आपका जो इनपुट सॉरी आर ए जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, और आर एस जो आपकी सीरीज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। इसके केस में भी अगर हम इनपुट वोल्टेज को फिक्स रखें तो स्पीड की जो कर्व है वो आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। ये कर्व रिप्रेजेंट करिए बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है बहुत सीरीज एंड शंट। इसकी स्पीड रेगुलेशन बेहतर होगी और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बेहतर होगा। अगेन अगर इसकी इक्वेशन में देखेंगे तो आई ए को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट ग्रेटर वैल्यू देगा बनस्बतन शंट वाइंडिंग के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई ए के साथ आर ए मल्टीप्लाई हो रहा था, उसमें आर एस की टर्म नहीं थी। तो जितना ज़्यादा आई ए इंक्रीज होगा ई ए ड्रॉप करेगा, ई ए ड्रॉप करने की वजह से ओमेगा आपका ड्रॉप करेगा, यानी कि स्पीड आपकी ड्रॉप करेगी। और जितना आपका आई ए इंक्रीज होगा उतना ही आपका इनपुट करंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इन सब मोटर्स का मैंने यहाँ कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो स्पीड वर्सेस टॉर्क या स्पीड वर्सेस करंट।
तो सबसे ऊपर आपको नजर आ रही है शंट मोटर की स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छी है। फिर उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, उसकी स्पीड रेगुलेशन शंट से थोड़ी सी वीक है। फिर सीरीज मोटर, इसकी स्पीड रेगुलेशन और कम है, और कम्युलेटिव कंपाउंड की स्पीड रेगुलेशन इससे भी नीचे आती है। अच्छा, जब हम इसकी लैब परफॉर्म करते हैं तो लैब में हम दो तीन चीज़ें करते हैं। एक तो हम ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं हर मोटर के लिए, स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो हर मोटर के लिए आपको पता चल जाएगा कि स्पीड वर्सेस टॉर्क इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और आप फिर उससे स्पीड रेगुलेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ वहाँ पर हम प्लॉट करते हैं वो होता है टॉर्क वर्सेस करंट। तो टॉर्क और करंट तो वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो आपको लीनियरली राइजिंग ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और इस तरह फिर हम टॉर्क वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन की, उनके कंपैरिजन की। अब हमने डीसी मोटर्स को ऑपरेट करना है और हमने उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, तो उसकी क्या क्या मेथड्स हैं। शंट डीसी मोटर के लिए भी अलग मेथड्स हैं और सीरीज डीसी मोटर्स के लिए अलग मेथड है। शंट डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है फील्ड कंट्रोल मेथड और दूसरा मेथड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये क्या फील्ड कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं कि डीसी शंट वाइंडिंग, इसके सीरीज में हम एक रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रियोस्टेट क्या काम करता है कि फील्ड वाइंडिंग का करंट कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया, शंट वाइंडिंग में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में भी शंट वाइंडिंग के सीरीज में एक आर एडजस्टेबल एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट की हुई थी। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें फील्ड वाइंडिंग का। जो रजिस्टर होता है वो मोस्टली वायर बाउंड होता है, उसकी वायर काफ़ी थिन होती है, लो रेजिस्टेंस वायर होती है, क्योंकि वो वाइंडिंग की सीरीज में है और इसमें पावर लॉस मिनिमम होता है। अच्छा, अभी हमने ऊपर रिलेशन देखा था कि फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर वोल्टेज। अगर हम उसको वापस रेफर करें सबसे स्टार्ट में, ये वाला रिलेशन, आर्मेचर वोल्टेज इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा। ये के इसमें हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको उलट करें, फ्लक्स को ले जाकर दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, तो स्पीड का रिलेशन निकल आएगा जैसे यहाँ नीचे किया हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू 1/k⁵ इंटू ई ए बैक ईएमएफ। तो फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्पीड। तो अगर हम यहाँ पर चलें, स्पीड कंट्रोल मेथड में, तो हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये उसकी डायग्राम है। आपकी आर्मेचर के पैरेलल में शंट वाइंडिंग लगी है जैसे आपकी शंट मोटर होती है, लेकिन उस शंट वाइंडिंग की सीरीज में एक रियोस्टेट लगा हुआ है। इस रियोस्टेट के साथ हम करंट कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर हम करंट कम कर देंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, अगर हमने फ्लक्स को कम कर दिया तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स का इनवर्स रिलेशन है। इस तरह अगर हम करंट ज़्यादा कर देंगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ये वाला जो मेथड है इसको हम फील्ड कंट्रोल मेथड कहते हैं। ये मोस्टली यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमने मोटर को रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर चलाना हो। लो स्पीड पर अगर हमने रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर चलाना हो तो फिर हम फील्ड कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं करते, फिर हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इस मेथड में आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज कर जाएगा और आर्मेचर हीटअप भी होगा और कार्बन ब्रशेस भी आपके जल्दी कंज्यूम होंगे या वो जल्दी डैमेज होंगे। इसके ग्राफ में अगर आप देखें तो अगर स्पीड वर्सेस टॉर्क का ग्राफ देखें, एक नॉर्मल फील्ड एक फिक्स फील्ड के साथ अगर आप देखें तो ये अगर मोटर रेटेड स्पीड पर चल रही है, आप अगर फील्ड को कम कर दें तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल फील्ड वर्सेस वीक फील्ड। नॉर्मल फील्ड मींस कि आप अपने रेटेड स्पीड के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने फील्ड को वीक कर दिया, आपने आर्मेचर करंट सॉरी फील्ड करंट को कम कर दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दी, तो आपकी ये फीक जो फील्ड है वो वीक हो जाएगी और आपका जो मोटर है वो ज़्यादा स्पीड पे रन करेगी।
ये रेटेड स्पीड से भी ज़्यादा हो सकती है, बल्कि ये है ही, हम ये मेथड हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम मोटर को रेटेड स्पीड से ज़्यादा पर रन कर सकें। जो दूसरा मेथड है वो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमने मोटर को रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे चलाना हो। आर्मेचर कंट्रोल का सिंपल आसान अल्फाज में ये हम कह लें कि आप वोल्टेज कंट्रोल करके आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा नॉर्मली हम डीसी मोटर्स में करते हैं। इसमें भी आपके पास वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें हम थिकर वायर यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास जो रियोस्टेट है वो इन सीरीज कनेक्टेड होगा आर्मेचर के, और इसमें पावर लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। ये इसकी डायग्राम है। अगेन आपके पास आर्मेचर इन पैरेलल विद फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि शंट मोटर है लेकिन हमने आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दिया। तो ये रियोस्टेट क्या कर रहा है, आर्मेचर के करंट को कंट्रोल कर रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए फार्मूले वही अप्लाई हो रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू बैक ईएमएफ ओवर फ्लक्स। बैक ईएमएफ को ओपन करके लिख दिया, तो V माइनस आई ए आर ए। वी आपकी क्या है, वी टर्मिनल वोल्टेज है। अगर आपने आई ए को इंक्रीज कर दिया तो ये वाले जो न्यूमरेटर है ये आपके पास वैल्यू कम देगा। वैल्यू कम देगा तो स्पीड आपके पास कम आएगी। अगर आपने आई ए को कम कर दिया तो ये न्यूमरेटर आपको ग्रेटर वैल्यू देगा और स्पीड आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगेन इस मेथड के थ्रू आप जो रेटेड स्पीड है मोटर की उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। वो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप इस रियोस्टेट को निकाल दें और इस आर्मेचर को डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये मोटर अपनी रेटेड स्पीड पे चलने लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ नहीं लगाते, रियोस्टेट के साथ कुछ रेजिस्टेंस रखते हैं, तो मोटर आपकी रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर चलेगी। ये इसका कंपैरिजन है। विदाउट रेजिस्टेंस आपके पास एक स्पीड है, स्पीड रेगुलेशन की कर्व है, और विद रेजिस्टेंस आपके पास एक स्पीड रेगुलेशन की कर्व है। तो ये आपके पास जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा स्पीड आपकी ड्रॉप करती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में भी दो मेथड हैं। एक मेथड है आर्मेचर कंट्रोल या आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। इसमें भी हम वही करते हैं कि जो सीरीज वाइंडिंग है उसके सीरीज में हम आर्मेचर लगा देते उसके सीरीज, सबसे पहले तो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और हम आर्मेचर का करंट कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इनके दोनों के सीरीज में हम एक रियोस्टेट लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये आर ए जिसका नाम दिया हुआ है। अब होगा क्या कि अगर इसकी डिस्टेंस को कम करते हैं, लेट्स सपोज इसको मैं कनेक्ट यहाँ कर देता हूँ, तो रेजिस्टेंस को आपने निगलेक्ट कर दिया। अब मोटर आपकी क्या करेगी, अपने नॉमिनल स्पीड पे चलेगी, और अगर आप इसको रेजिस्टेंस को मूव करके आगे ले आते हैं, आप अगर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू उसके बीच में रखते हैं तो आपका करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होने की वजह से मोटर आपकी लेस स्पीड पे चलेगी। ये मेथड हम यूज करते हैं यूज फॉर बिलो रेटेड स्पीड्स फॉर डीसी सीरीज मोटर्स, क्योंकि जब आप इसके सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपकी फील्ड वाइंडिंग भी का करंट भी कम होगा और आपकी आर्मेचर वाइंडिंग का करंट भी कम होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये इसका ग्राफ है स्पीड वर्सेस टॉर्क का। ये जो पहली वाली कर्व है ये है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और जो दूसरी वाली कर्व है ये है विद रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड वर्सेस टॉर्क फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड रेगुलेशन का ग्राफ और नीचे आ जाएगा। ये हम यूज करते हैं बिलो रेटेड स्पीड्स के लिए। अगेन नेक्स्ट जो हमारे पास डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल का मेथड आता है वो है फील्ड कंट्रोल मेथड। इसमें हम फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। फील्ड को कैसे करते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। एक पहला मेथड है फील्ड डाइवर्टर मेथड, और दूसरा मेथड है टैप फील्ड कंट्रोल। फील्ड डाइवर्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी सीरीज वाइंडिंग है इसके पैरेलल में हम एक रियोस्टेट लगा देते हैं।
तो इसके पैरेलल में रियोस्टेट लगाने का फायदा क्या होगा कि आप इस सीरीज वाइंडिंग जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, आप इसके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी आर ए की वैल्यू सीरीज वाइंडिंग की इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, तो करंट जो पाथ फॉलो करेगा वो आर ए के थ्रू फ्लो करेगा, वो आपकी वाइंडिंग के थ्रू नहीं जाएगा। आपकी वाइंडिंग के थ्रू जब नहीं जाएगा तो आपकी वाइंडिंग का करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो, फील्ड वाइंडिंग का करंट कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी अगर फील्ड वाइंडिंग का करंट कम है तो फ्लक्स इंड्यूस कम होगा। जब फ्लक्स इंड्यूस कम होगा तो हमने पहले भी देखा कि फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। फ्लक्स कम होगा, स्पीड इंक्रीज कर देगी। और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर कर देते हैं सीरीज वाइंडिंग की इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो फिर करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो नहीं करेगा, वो सारे के सारा करंट सीरीज वाइंडिंग में से फ्लो करेगा। तो करंट सीरीज वाइंडिंग में आपने इंक्रीज कर दिया तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस रियोस्टेट को कनेक्ट कर दें बिल्कुल स्टार्ट में, मींस के रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो कर दें, इसका मतलब है कि सारे के सारा करंट इस रियोस्टेट के पास में से गुजर के जाएगा, सीरीज वाइंडिंग में नेग्लिजिबल करंट होगा। तो आपने करंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल मिनिमम कर दिया, तो इसकी वजह से फ्लक्स बिल्कुल वीक हो जाएगा। जब फ्लक्स बिल्कुल वीक होगा तो स्पीड इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, रेटेड स्पीड से भी एक्सीड कर जाएगी। ये मेथड हम यूज इसलिए करते हैं अगर हमने रेटेड स्पीड से ऊपर चलाना हो मोटर को। जो सेकंड मेथड है फील्ड कंट्रोल का, वो है टैप्ड फील्ड वाइंडिंग। टैप्ड फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है कि जिसमें आपके पास ट्रांसफार्मर में आप सेंटर टैप्स ट्रांसफार्मर यूज करते थे, आप एक ही वाइंडिंग से आपने मल्टीपल टर्मिनल्स आउटपुट के निकाल लेते थे, तो इसमें भी हमने जो सीरीज वाइंडिंग है इसके हमने मल्टीपल टर्मिनल्स आउटपुट के निकाले में, और इन टर्मिनल्स के साथ हम आर्मेचर को कनेक्ट करते हैं। तो अगेन मकसद यही है कि अगर आप जिस फील्ड डाइवर्टर मेथड में था, सीरीज वाइंडिंग में से करंट को कम कर रहे थे, तो जिसका रिजल्ट ये आ रहा था कि आपका फ्लक्स कम हो रहा था। तो यहाँ पर आप ये कर रहे हैं कि आप सीरीज वाइंडिंग में से नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो आपका फ्लक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ये मेथड भी आप अबव रेटेड स्पीड के लिए यूज करते हैं। जो फील्ड कंट्रोल मेथड्स, चाहे वो डीसी सीरीज मोटर है चाहे वो डीसी शंट मोटर है, दोनों के लिए फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करते हैं फॉर अबव रेटेड स्पीड। और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है वो हम यूज करते हैं फॉर बिलो रेटेड स्पीड्स। यहाँ तक आपका स्पीड कंट्रोल खत्म हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सीरीज मोटर को आप कभी भी नो लोड पर ऑपरेट नहीं करते। तो उसका ग्राफ में भी मैंने आपको बताया था कि स्पीड वर्सेस टॉर्क अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ है। तो एट मिनिमम या जीरो टॉर्क आपके पास स्पीड इन्फिनिटी आती है, इन्फिनिटी तो नहीं होती लेकिन वो नॉमिनल जो उसकी रेटेड स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मोटर को डैमेज कर सकती है। मोटर को हमेशा रेटेड जो स्पीड है उसके अंदर ही ऑपरेट किया जाता है, या फिर अगर आपने उससे ऊपर ऑपरेट करना है तो आप बहुत कम ड्यूरेशन के लिए उसको ऑपरेट करते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि ये हमने ऊपर फार्मूला देखा था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ ओवर फ्लक्स, या फिर बैक ईएमएफ का इक्वेशन हम एक्सपेंड करके लिखें सीरीज मोटर केस में तो वो कुछ इस तरह की बनती है। अगर हमने कोई लोड नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि आई ए आपका बिल्कुल मिनिमम होगा, जीरो पर होगा, अप्रोक्सीमेटली आई ए जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स भी जीरो होगा। अगर हमने आई ए को जीरो कर दिया तो आई ए आर ए की टर्म भी खत्म होगी और आई ए आर एस की टर्म भी खत्म होगी, और आई ए जीरो है तो फ्लक्स भी आपका जीरो है। तो आपके पास इक्वेशन में क्या बन जाता है, v डिवाइडेड बाय जीरो। v बाय जीरो अगेन आपको क्या वैल्यू देगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि स्पीड आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो फिजिकली आपके पास, ये हम आइडियल सिनेरियो की बात करें, प्रैक्टिकली तो आपके पास इन्फिनिटी नहीं होगा, जो आपकी रेटेड स्पीड है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 1500 आरपीएम की मोटर है तो वो हो सकता है 3000 आरपीएम पे चली जाए, 4000 आरपीएम पे चली जाए। तो अगर आप इतने आरपीएम पे ज़्यादा देर इसको चलाएंगे तो वो मोटर डैमेज हो जाएगी। तो इसका आप लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ अब रह गई है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डायनामोमीटर क्या होता है। पहले तो आपको मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें ये डीसी मोटर दिखाई हुई है,
जो हमारे पास ये वही डीसी मोटर है जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है। इसमें आपके पास एक सीरीज वाइंडिंग है, ये आपके पास सीरीज वाइंडिंग है, और इसके नीचे आपके पास शंट वाइंडिंग भी दी हुई है, और उसके साथ ये एक रियोस्टेट भी दिया हुआ है आपको। और वाइंडिंग नंबर पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में ये आपको जो दिया हुआ है ये आपका आर्मेचर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसके स्टेटर में सीरीज और शंट दोनों मौजूद हैं, और आर्मेचर में आपका आर्मेचर वाइंडिंग मौजूद है। और जो डायनामोमीटर होता है, डायनामोमीटर बेसिकली यूज़ किया जाता है स्पीड और टॉर्क की मेजरमेंट के लिए। ये भी एक डीसी मोटर ही होती है, ये आपको स्पीड और टॉर्क मेजर करके बता देती है। तो इसमें ये डायनामोमीटर और प्राइम मूवर दोनों का काम कर सकता है। तो इसमें मोड सिलेक्शन होती है डायनामोमीटर और प्राइम मूवर। जब भी हम मोटर्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इसको डायनामोमीटर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जब हम जनरेटर्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको प्राइम मूवर के तरफ शिफ्ट कर देंगे। प्राइम मूवर के तौर पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो भी मोटर है ये एज अ मोटर बिहेव करेगी और जनरेटर को रोटेट कर पाएगी। और जब हम इसको डायनामोमीटर पे रखते हैं तो जो दूसरी मोटर हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है ये उसकी स्पीड और टॉर्क मेजर करके देगा। तो इसके ऊपर स्पीड और टॉर्क की सिलेक्शन इन्होंने दी हुई होती है। तो अगर आप टॉर्क देखना चाहें तो ये टॉगल स्विच है, इसके थ्रू टॉर्क सेलेक्ट कर लें वरना स्पीड सेलेक्ट कर लें। लो पावर इनपुट आपको इसको देनी पड़ती है जैसे आप डाटा एक्विजिशन मॉड्यूल को देते हैं। अगर आप इसको डायनामोमीटर के तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू मोटर के ऊपर मैकेनिकल लोड भी डाल सकते हैं। तो मैकेनिकल लोड डालने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से टॉगल स्विच से मैनुअल सिलेक्शन करेंगे, और फिर ये जो मैनुअल की नॉब है इस मैनुअल की नॉब को रोटेट करते जाएंगे तो आप टॉर्क इंड्यूस करते जाएंगे मोटर के ऊपर। अच्छा, इसकी अगर आप वैल्यू को रीड करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डाटा एक्विजिशन मॉड्यूल के थ्रू, तो इन्होंने यहाँ पे टॉर्क आउटपुट और स्पीड आउटपुट के यहाँ टर्मिनल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप वाइज लगा के डाटा एक्विजिशन में भी ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे भी टॉर्क और स्पीड की दो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। तो यहाँ से टॉर्क की जो न, ये जो टॉर्क वाला टर्मिनल है इसको आप डाटा एक्विजिशन के टॉर्क वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और स्पीड आउटपुट को आप उसके डाटा एक्विजिशन के स्पीड वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो जो जो भी डाटा यहाँ पे आपको ये जो टॉर्क स्पीड सिलेक्शन में यहाँ जो आपको ये डिस्प्ले दिया हुआ है यहाँ जो भी डाटा होगा वही डाटा आपको वहाँ सॉफ्टवेयर पे भी नजर आ जाएगा। इसमें प्रोटेक्शन भी है, ओवर स्पीड ओवर हीट की प्रोटेक्शन भी है। बाकी प्राइम मूवर की अगर हम बात करें तो प्राइम मूवर पे ये सिंपली एज अ मोटर पीएफ करता है। जब मोटर पीएफ करता है तो आपको इसको इनपुट पे सप्लाई देनी पड़ती है, तो ये प्राइम मूवर की इनपुट के टर्मिनल दिए हुए हैं। चूंकि डीसी मोटर है तो आपको इसको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी इनपुट। पोलैरिटी मैटर नहीं करती, अगर आप इसकी पोलैरिटी इंटरचेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों का डीसी मोटर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फिर इंडक्शन मोटर की तरफ जाएंगे, फिर इंडक्शन मोटर्स के बाद हम जनरेटर्स का टॉपिक कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद दो मजीद लेक्चर्स अभी आपके होने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा, और अगर नहीं समझ आया तो फिर हम इंटरेक्टिव सेशन में जो आपके क्वेरीज होंगे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर चलें, यहाँ पर वीडियोज एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी टॉपिक्स कवर करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।